वेलकम एवरीवन। फिजिक्स जेस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीजी बोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रकाशिकी का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये क्या होता है, इसके उदाहरण क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपने अपने दैनिक जीवन में कभी ना कभी ये चीज़ें आपने ज़रूर नोटिस की होंगी। एक ये वाला चीज़ है, जब गर्मी के दिनों में आप देखे होंगे, जब आप सड़क पे जाते हैं तो आपको ऐसा दिखाई देता होगा दूर किनारे, मतलब कहीं सड़क में से पानी की उपस्थिति आपको आभास होती है, पर जब हम वहाँ जाते हैं तो वह पानी नहीं होता है। ठीक है, आपने मूवी में ये इसके बारे में भी सुना होगा, मिराज के बारे में, मरीचिका, मृग मरीचिका, जिसमें क्या लगता है, रेगिस्तान में जाते हुए आदमी को ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई तालाब है, पर वास्तव में वहाँ तालाब नहीं होता है। बहुत सारे मूवी में आपने ये भी देखा, डायमंड जब भी देखे हो मूवी में, उसमें चमकता हुआ दिखाई देता है। ये सारी चीज़ें होती हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना की वजह से। इन सभी में होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में। इसको समझने से पहले हमको ये समझना होगा अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन और ये क्रांतिक कोण क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करना पड़ेगा। देखो, हम जानते हैं कि जब कोई भी प्रकाश किरण कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाता है। जैसे अगर देखें तो यहाँ पर देखें तो प्रकाश किरण इस माध्यम में भी कौन सा, कांच वाला माध्यम में है। ठीक है, कांच वाले माध्यम में है और ये ऊपर में क्या है, हवा है। तो जब ये इधर से इधर जा रहा है कांच से, तो इसको वास्तव में जाना तो चाहिए था इस डायरेक्शन में, और आप देख पा रहे हो कि इधर जाने की वजह क्या हो गया, इससे इतना मुड़ गया, इससे इतना मुड़ गया इधर। ठीक है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन। यानी जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। जिस दिशा में जाना चाहिए उस दिशा में न जा करके उससे थोड़ा मुड़ जाती है। इस घटना को हम कहते हैं अपवर्तन। अब हो क्या रहा है, जब ग्लास जो होता है वो आपका सघन माध्यम होता है, ठीक है, और वायु जो होता है आपका क्या होता है, विरल माध्यम। हम इस कंडीशन की बात कर रहे हैं। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण क्या होता है, ये अभिलंब से दूर हट रहा है। देखो, ये प्रकाश किरण क्या, ये अभिलंब है, इसको जाना था इधर, तो इस अभिलंब से क्या हो गया, इधर शिफ्ट हो रहा है। ये अभिलंब की तरफ ना जाकर के इससे दूर जा रहा है। ठीक है, तो ये किसी कोण पर आपतित हुआ, इसको हमने कह दिया ये क्या कोण, θ1 कोण कह दिया। जब θ1 कोण पर आपतित हुआ तो यहां से कितना हो गया, नॉर्मल से थीटा इस कोण पर वो क्या हो गया, हम बोल लेते हैं θ1' इस कोण पर वो अपवर्तित हो गया। अब जैसे ही हमने इस कोण को बढ़ा दिया, θ1 से लेकर के हमने इस θ2 बढ़ा दिया, तो जैसे जैसे हम कोण को बढ़ाते जा रहे हैं, ये जो प्रकाश किरण जो अपवर्तित हो रहा है वो धीरे धीरे और ज्यादा कोण से अपवर्तित हो जाते आ रहा है। और इस कंडीशन में आप देख रहे हो कि ये जो कोण है, इस कोण आपतन कोण पर ये जो प्रकाश किरण है वो अभिलंब से कितना अंश हो गया, 90 डिग्री हो गया। यानी θ2 बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। इस कोण को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या है, यानी आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण कितना हो जा रहा है, 90 डिग्री हो जाता है, उस कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। ये क्रांतिक कोण क्यों पढ़ रहे हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। अब क्या होता है, अगर मैं इस प्रकाश किरण को इससे भी ज्यादा कोण से मान लो आपतित करवा दिया, देखो यहां तक थीटा से लिखे, इसको क्रांतिक कोण हमने कहा, क्रांतिक कोण कहा इसको। जब हम इस कोण को, यानी ये जो थीटा है, इस कोण को ये क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण पर आपतित करवा दिए, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि प्रकाश किरण का अपवर्तन होने की वजह प्रकाश किरण क्या हो गया, उसी माध्यम में वापस आ गया। देखो, कांच माध्यम से गया था और वापस किस में हो गया, उसी माध्यम में। तो प्रकाश किरण अपवर्तित होने की बजाय क्या होता है, परावर्तित हो जा रहा है, पूरी तरीके से परावर्तित हो जा रहा है। इस घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या हुआ, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और ये जो आपतन कोण है, इस आपतन कोण का मान इस क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा हो जा रहा है, तो उस स्थिति में
प्रकाश किरण अपवर्तित होने की वजह यानी उस दूसरे माध्यम में जाने की वजह वो उसी माध्यम में क्या होता है, लौट जाता है। इस घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। यहां से बार बार क्वेश्चन पूछा गया घुमा फिरा करके। किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं ये भी हम चर्चा करेंगे। ओके, तो यहां पर देखो दो कंडीशन है। पहला हमने देखा कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए दो चीजें चाहिए। पहला चीज क्या कि प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। जब वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में होता है तो ऐसी कोई भी घटना नहीं होती है, पहला। दूसरा चीज क्या, ये जो आपतन कोण है उसका मान क्या होना चाहिए, क्रांतिक कोण से ज्यादा होने चाहिए। जब ये दोनों शर्तें लागू होती हैं, दोनों शर्तें फुलफिल हो जाती है, उस स्थिति में प्रकाश किरण का क्या होता है, अपवर्तन की वजह पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बहुत बार पूछा गया है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या होती है, किन किन चीजों पे होता है, कब मतलब कब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, कब नहीं होगा। तो पहला शर्त मैंने क्या बताया, प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। दूसरा चीज क्या हो गया, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। यानी जो आपतन कोण अगर हम इसे आई लिखें तो ये आई जो है वो क्या होना चाहिए, आईसी से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक है, यानी ये जो क्रांतिक कोण है यहां पर देखो, जब हम इस क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण परावर्तित करते तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। अब यहां पे एक सवाल है, क्या ये क्रांतिक कोण ये हर माध्यम के लिए समान होगा क्या? यानी जब क्रांतिक से ज्यादा हो रहा है तब अपवर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। तो क्या हमें इस क्वेश्चन है कि क्या क्रांतिक कोण जो है वो हर मीडियम के लिए समान होगा या अलग अलग होगा? अगर अलग अलग होगा तो हर माध्यम पर किस प्रकार से डिपेंड करेगा, ये हमको जानना पड़ेगा ताकि हम अलग अलग मीडियम में चेक कर पाए कि किस मीडियम में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए कितना चाहिए, कितना कोण से ज्यादा परावर्तित करवाना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमें हर माध्यम के लिए क्रांतिक कोण का मान पता होना जरूरी है कि कौन से माध्यम के लिए क्रांतिक कोण कितना होगा। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए, तो यहां पे हम लोग मान लेते हैं, यहां पे निकालते हैं, मान लो कि ये जो है एक इधर नीचे में हम लोग का है सघन माध्यम, ठीक है, और ऊपर में हम मान लेते हैं विरल माध्यम। विरल में हम मान लेते हैं कि एयर है और सघन में मान लेते हैं पानी है, उसको W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि प्रकाश किरण जो है इस सघन माध्यम से यहां पर जा रहा है। ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गया, उसके पृष्ठ पर आपतित हुआ। मान लेते हैं कि ये जो कोण है वो किस कोण पर आपतित हो रहा है, क्रांतिक कोण पर आपतित होता है। ओके भाई, अगर ये क्रांतिक कोण पर आपतित होगा तो अपवर्तित किरण का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अपवर्तित किरण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। R बराबर क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं। ओके, अब देखो तो क्या मान लेते हैं कि माना प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है। अगर ऐसा है तो मैं इस माध्यम के लिए, इन जोड़े के लिए अगर मैं स्नेल का नियम लगाना चाहूं, तब स्नेल का अगर मैं नियम लगाता हूं तो यहां कैसे लिख सकता हूं इस नियम को। देखो, स्नेल का नियम क्या कहता है कि जो अपवर्तनांक होता है वो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात के बराबर होता है। यानी जो अपवर्तनांक होता है म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर ही होता है। ठीक है, तो ये अपवर्तनांक कौन सा होगा, तो देखो इसको लिखने का एक तरीका बता रहा हूं। हमेशा याद रखना, ये जो अपवर्तनांक लिखते हैं वो दो माध्यम के लिए लिखते हैं, दो माध्यम के जोड़े के लिए लिख रहे हैं। तो उसको लिखेंगे कैसे, इधर कौन सा माध्यम है, पानी, तो यहां पर लिखेंगे W म्यू, फिर उसके बाद इधर पे क्या है, एयर है, तो इसको क्या लिखेंगे, एयर। हमेशा क्या करना, जिस माध्यम से जा रहा होगा, स्टार्टिंग होगा, उसको इधर लिखेंगे और जिस माध्यम में प्रवेश करता है उस माध्यम को हम लोग क्या लिखेंगे, बाद में। और ये जो अपवर्तनांक है ये क्या बताता है, ये इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे
पानी के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक मतलब जो बाद में लिखते हैं उसका अपवर्तनांक होता है और जो पहले में लिखते हैं उसके रिस्पेक्ट में होता है। तो यह अपवर्तनांक बताता क्या है? अपवर्तनांक ये बताता है कि जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो पहले माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम में उसका विचलन कितना होगा, प्रकाश किरण कितना गुना अपने रास्ते से भटकेगा, या अगर उसका स्पीड है तो एक माध्यम में जिस स्पीड में जा रहा है वो दूसरे माध्यम में कितना गुना उसका स्पीड चेंज होगा, उसकी ऊर्जा कितनी चेंज होगी, तरंग दैर्घ्य कितना चेंज होगा, इसके बारे में जानकारी देता है। क्लियर हो गया? तो इसको क्या लिखेंगे, डब्ल्यू म्यू ए बराबर क्या आ जाएगा, साइन आई। यहां पर आपतन कोण का मान कितना है, यहां पर आपतन कोण का मान है आईसी, सॉरी आपतन कोण का मान क्या लिखे, आईसी। अपवर्तन कोण का मान कितना है, साइन आर, आर यानी कितना है 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा साइन आई सी। तो साइन आई सी बराबर क्या हो गया, डब्ल्यू म्यू ए पानी का। जनरली हम क्या करते हैं, जितने भी अपवर्तनांक निकालते हैं हम हमेशा वायु के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, निर्वात के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। तो देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, क्योंकि ये जानते हैं डब्ल्यू म्यू ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/a म्यू डब्ल्यू, उल्टा हो जाएगा। जब एक माध्यम इसके रिस्पेक्ट में इसका अपवर्तनांक जो होगा, इसके रिस्पेक्ट में इसके अपवर्तनांक का क्या होगा, उल्टा होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रम होता है। तो इसके जगह पे हमने क्या लिख दिया, इस वैल्यू को। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू म्यू ए की जगह ये वाला था और इस पूरे की वैल्यू कितना है, साइन आई सी। तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन आई सी, हमें यही तो निकालना था। तो साइन आई सी कितना आ गया, साइन आई सी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/a म्यू डब्ल्यू। तो वायु के रिस्पेक्ट में जब वायु निर्वात के सापेक्ष में किसी का अपवर्तनांक लिखते हैं तो सामान्य रूप से उसको अपवर्तनांक केवल म्यू के रूप में ही लिख दिया जाता है। तो ये हो गया इन दोनों में रिलेशन, किसके किसके बीच में रिलेशन, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में रिलेशन, नांग में संबंध। ठीक है, यानी कि जो क्रांतिक कोण होता है वो अपवर्तनांक का क्या आ रहा है भाई, उल्टा आ रहा है। अपवर्तनांक का क्या आ रहा है, उल्टा। इसका मतलब जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा उस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण, उस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण का मान भी क्या होगा, कम होगा, उल्टा, क्योंकि व्युत्क्रम है। क्लियर? तो इससे हमें पता चल गया कि जो क्रांतिक कोण होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है। और कैसे निर्भर करता है, जो जितना सघन माध्यम होगा उस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण उतना ही क्या होगा, कम होगा। अगर हम बहुत सारे माध्यम लेते हैं और उनमें कंपेयर करना चाहते हैं किस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण क्या होगा, तो इसके बारे में देखिए। जैसे देखो, मान लो हम बहुत सारे माध्यम लेते हैं। सबसे पहला लेते हैं हम लोग यहाँ पे वायु, यानी इसको मैं लिख रहा हूँ वायु माध्यम, या इसको लिख लेते हैं ऐसे। देखो अगर मैं यहाँ पर लिखूं म्यू एयर, वायु वाला, वायु निर्वात के लिए अपवर्तनांक लिखता हूं मैं। यहाँ पे मैं लिखता हूं पानी के लिए लिखता हूं, ठीक है, पानी के लिए। और इधर मैं लिखता हूं कांच के लिए, यानी ग्लास हो गया। और इधर मैं लिखता हूं डायमंड, यानी हीरे के लिए डी। इस तरीके से मैंने लिखा, यानी इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, वायु का अपवर्तनांक पानी के लिए, और इधर मैं क्या लिखता हूं, ये कांच, और इधर क्या हो गया, हीरा। अगर इनमें हम देखें तो अपवर्तनांक जो होता है वो इस क्रम में होता है। इसे आप लोग याद रखना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का चीज है। सबसे कम अपवर्तनांक होता है वायु का, निर्वात का। इससे ज्यादा होता है पानी का, इसका 1 होता है, इसका 1.3, इसका होता है 1, इसका 1.3 होता है, ये लगभग 1.5, और ये होता है आपका इससे ज्यादा 2 कुछ ऐसे होता है, एग्जैक्ट तो नहीं है, ठीक है, 2 से ज्यादा होता है, मतलब ये लगभग 2 से ज्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, हीरे का। अभी हमने रिलेशन क्या देखा, हमने रिलेशन देखा कि जो क्रांतिक कोण होता है
वो क्या होता है, 1 बटे अपवर्तनांक, यानी जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है उसके लिए क्रांतिक कोण क्या होगा, कम। अब बताओ अपवर्तनांक किसका ज्यादा है, हीरे का, तो हीरे के लिए क्रांतिक कोण क्या हो जाएगा, उल्टा। तो अगर इसको मैं लिखूं, क्रांतिक कोण लिखूं, तो क्रांतिक कोण अगर मैं लिखूं एयर के लिए तो वो सबसे ज्यादा होगा, फिर पानी के लिए होगा, पानी के लिए, उसके बाद क्या हो जाएगा, कांच के लिए हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका हीरे के लिए। इसका मतलब हीरे में क्रांतिक कोण सबसे कम होता है, ये होता है 24.8 ऐसे कुछ होता है, इतना डिग्री, जो कि बहुत कम है, और इन सब लोगों के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो हमने क्या पढ़ा, जब आपतन कोण का मान इस क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की संभावना ज्यादा होगी, अगर इस बारे में चर्चा करें तो क्या होगा, ऐसा पदार्थ जिसका क्रांतिक कोण कम होगा, तो अगर क्रांतिक कोण कम है तो जब प्रकाश किरणें आपतित होंगी तो ज्यादा संभावना है कि वो उससे ज्यादा कोण पर आपतित हो। अगर क्रांतिक कोण का मान पहले से ही बहुत ज्यादा है तो ये कम संभावना होगा कि जो प्रकाश किरण आपतित होंगी वो क्रांतिक कोण से ज्यादा होंगी करके। इसका मतलब इसमें संभावना ज्यादा है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो। इसीलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, हीरे में। तो अगर मैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्रम लिखूं, परावर्तन का क्रम, तो सबसे आसानी से पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसमें होगा, हीरे में। किसमें हो जाएगा, हीरे में। ठीक है, हीरे में होगा। हीरा, उसके बाद क्या होगा, कांच में, उसके बाद पानी में, उसके बाद एयर में, वायु में। वायु में नहीं होता, इसमें नेग्लिजिबल होता है। सोचो अगर हवा में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता तो क्या होता, सोचो हम यहां से बल्ब जलाए, लाइट की रोशनी इधर जा रही है, और हवा में अब अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता तो जो रोशनी उधर जा रही है वो क्या होता है, उस माध्यम वहां से टकराकर वापस क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता। तो सोचो हम जिधर लाइट मारे वो लाइट वापस हमारी आंखों में पड़ता, अगर ऐसा होता तो वायु और निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन नेग्लिजिबल होता है। सबसे ज्यादा होता है किसमें, कांच में, सॉरी हीरे में, फिर कांच, फिर पानी। एक चीज और नोट कीजिएगा, कांच, अगर कांच देखें तो कांच भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है फ्लिंट कांच, यहां पे मैं बता दे रहा हूं, यहां से कांच को अगर देखें तो 2 प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं क्राउन और एक को बोलते हैं फ्लिंट। तो इसको याद रखने का तरीका है, सी पहले आता है, एफ बाद में, तो एफ लेटर बाद में ना, तो इसका ज्यादा अपवर्तनांक ज्यादा होता है, याद रखना। तो फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक ज्यादा है, क्राउन कांच का कम। जिसका अपवर्तनांक कम, क्रांतिक कोण क्या होगा उसका कम। तो फ्लिंट कांच में क्या होगा, ज्यादा। तो यहां पे अगर देखें तो फ्लिंट कांच में क्रांतिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन ज्यादा होगा, और क्राउन कांच में क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कम होगा। ये 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है, फ्लिंट और कांच इन सब में किसमें सबसे ज्यादा होता है करके, ये क्रम आपको याद रखना है। तो पहला चीज हमने निर्भरता सीखा क्रांतिक कोण की। तो अगर हम क्रांतिक कोण की निर्भरता देखें तो पहला नंबर में हमने क्या देखा, ये सब किस पर डिपेंड करता है, क्रांतिक कोण जो होता है वो माध्यम के अपवर्तनांक यानी माध्यम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, पहला नंबर, तो यहां लिख लेते हैं क्रांतिक कोण की निर्भरता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है सीजी बोर्ड में। ठीक है, तो क्रांतिक कोण की निर्भरता और उस पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, ये दोनों ही पूछा जा चुका है बार बार, और इन दोनों में जो संबंध था, ठीक है, ये संबंध भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछा जा चुका है। मतलब टॉपिक एक है पर इसमें बहुत सारे टॉपिक, सब टॉपिक बनेंगे और सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला हमने क्या देखा, माध्यम के जोड़े पर, माध्यम के जोड़े पर मतलब क्या होगा, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा
जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसका क्रांतिक कोण क्या होगा, कम होगा, तो उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन ज्यादा होंगे। ये देखो दूसरा नंबर क्या, माध्यम के रंग पर, सॉरी माध्यम का रंग नहीं होता, प्रकाश के रंग पर, प्रकाश के रंग पर देखो, प्रकाश का रंग, जहां पर भी रंग बोला जाए उसका मतलब होता है हमेशा तरंग दैर्घ्य, याद रखना, तरंग दैर्घ्य। प्रकाश का रंग जो है उसके तरंग दैर्घ्य की वजह से आता है, अलग अलग तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का रंग अलग अलग होता है। तो तरंग दैर्घ्य पर कैसे निर्भर करता है, देखो हम जानते हैं कि जो आईसी है वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है इसके अपवर्तनांक के, और अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंग दैर्घ्य के। बात समझ में आ गया, अपवर्तनांक व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंग दैर्घ्य के। तो इन दोनों को अगर मैं मिला करके लिखूं तो आईसी क्या हो जाएगा, आईसी इसके व्युत्क्रमानुपाती और इसके व्युत्क्रमानुपाती, तो क्या होगा उल्टा, तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जिस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, जिस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ज्यादा है उसके लिए क्रांतिक कोण क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसका क्रांतिक कोण ही ज्यादा है तो आपतन कोण का मान उससे ज्यादा होने में कम चांसेस होगा, तो वहां पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होगा, कम होगा। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की संभावना कम हो जाएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होगा उसमें कम होगा। तो अब मुझे बताओ तरंग दैर्घ्य किसका ज्यादा होता है, अगर सातों रंगों को अगर हम लोग देखें तो देखो तरंग दैर्घ्य जो होता है वो लाल रंग का सबसे ज्यादा होता है और बैगनी रंग का क्या होता है सबसे कम होता है। इसका मतलब लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण क्या होगा सबसे ज्यादा, और बैगनी रंग के लिए क्रांतिक कोण क्या होगा सबसे कम। तो बैगनी रंग के लिए क्रांतिक कोण कम है, इसका मतलब बैगनी रंग में परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की संभावना क्या होगी ज्यादा। लाल रंग का क्रांतिक कोण ज्यादा है इसलिए इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की संभावना क्या हो जाएगी कम। तो लाल रंग जो होता है वो कम परावर्तित होता है, इसीलिए लाल रंग ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर पाता है, उसका ना तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो पाता है आसानी से, ठीक है ना, अपवर्तन ज्यादा तरीके से होता है, तो इसीलिए क्या हो उसका अपवर्तन भी कम होता है, ठीक है, अपवर्तन भी कम होता है, इसीलिए लाल रंग जो होता है वो लंबी दूरी तक ट्रेवल करता है। इसीलिए जितने भी सिग्नल वगैरह होते हैं, लाइट आपने देखा होगा रेड लाइट वाला, तो क्यों होता है रेड लाइट से बनाते हैं, क्यों, क्योंकि उसका ना तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो पाता है, ना ही उसका अपवर्तन होता है, बहुत कम अपवर्तन होता है, तो इसीलिए वो क्या होगा लंबी दूरी तक ट्रेवल कर पाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आप इस चीज को याद रखेंगे, क्लियर है। तो रंग में देखो यहां से एक नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन से रंग का पूर्ण आंतरिक परावर्तन आसानी से हो सकता है, तो बैगनी का होगा, लाल का नहीं होगा क्योंकि उसका क्रांतिक कोण ज्यादा है। ये क्वेश्चन। तीसरा देखो ताप पर कैसे, देखो अगर मैं टेम्परेचर को अगर मैं बढ़ा दूं तो जब टेम्परेचर बढ़ा देता हूं तो माध्यम क्या हो जाएगा, जैसे पानी को गर्म कर दूं तो पानी क्या वाष्प, तो वाष्प क्या होता है विरल, तो जब टेम्परेचर बढ़ा दें तो माध्यम क्या होता है विरलता हो जाता है, यानी सघन से क्या हो जाएगा विरल। अगर विरल ज्यादा होगा तो इसका मतलब इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा कम होना चालू होगा। अगर अपवर्तनांक कम होगा तो अभी देखो मैंने क्या बताया, क्रांतिक कोण क्या होता है, अपवर्तनांक कम तो क्रांतिक कोण क्या हो जाएगा बढ़ेगा, तो क्रांतिक कोण का मान क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अगर क्रांतिक कोण का मान बढ़ गया तो क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, क्या नहीं, तो कम चांसेस होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन कम हो सकता है। परावर्तन के कम चांसेस होंगे, क्लियर हो गया। तो इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है, कौन कौन से चीजों पर डिपेंड करता है, माध्यम के जोड़े पर है, अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा क्रांतिक कोण उतना कम होगा, तरंग दैर्घ्य क्या होगा जितना ज्यादा होगा क्रांतिक कोण उतना ज्यादा होगा, ताप बढ़ाएंगे तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा घटेगा, अपवर्तनांक घटा तो क्रांतिक कोण क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। ये हो गई बात है, क्लियर है। अब आते हैं इसकी क्या उपयोगिता है, हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो पढ़ लिया, पर इससे क्या फायदा है भाई, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहां से बहुत सारे उपकरण बनते हैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर के, ठीक है, और इसका दैनिक जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है तो इसको भी हम लोग देखते हैं। देखो अगर हम लोग इसके उदाहरण देखें, ठीक है,
ऐसा कहाँ कहाँ पर होता है, जैसे मैं सबसे पहले बताया था हीरे का चमकना। जो हीरा जो चमकता है वो किसकी वजह से होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। मृग तृष्णा यानी जो मिराज, जो गर्मी के दिनों में अगर रेगिस्तान में जाएं तो दूर देखने पर हमको क्या आभास होता है, वहां तालाब या कुछ है करके, पर वास्तव में जाने पर नहीं मिलता है। ये भी किसकी वजह से होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। फिर क्या होता है, सड़क पर पानी का भ्रम, जो मैंने अभी दिखाया। फिर जल में गोताखोर द्वारा देखा गया आकाश, यानी जो समुद्री मरीचिका बोलते हैं। ये सारी चीजें होती हैं इसकी वजह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, इसके कुछ उदाहरण 2 नंबर में, उसके 2 उदाहरण लिखिए करके सीजी बोर्ड में। अब इसको समझते हैं ऐसा क्यों होता है, देखो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं हीरे का चमकना। देखो मैंने बताया था कि हीरे का जो क्रांतिक कोण होता है वो सबसे कम होता है, कितना 24.8 समथिंग होता है, तो ये बहुत कम है। तो जब प्रकाश किरण इस हीरे में प्रवेश करती है, तो जब पहला प्रवेश करेगी तो क्या होगा, यहाँ से अपवर्तन होगा। अपवर्तन के पश्चात जब वो उसके फेस पर आता है, इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया रहता है, तराशा गया रहता है कि जब प्रकाश किरण यहाँ पे प्रवेश करता है तो प्रवेश करने पर ये जो आपतन कोण है, ये आपतन कोण है भाई, ये आपतन कोण, और ये हम लोग का क्या है, क्रिटिकल एंगल। तो आपतन कोण का जो मान है वो क्या हो जाता है, क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है। यानी इसको इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि जब भी ये अंदर लाइट प्रवेश करेगा तो जब इस दूसरे फेस पर आएगा तो उस फेस पर आते ही क्रांतिक कोण आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से हमेशा ज्यादा हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो ये प्रकाश किरण यहाँ पर अपवर्तित होने की वजह से क्या होगा, होने की वजह क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा और दूसरे फलक पर चला जाएगा। बाकी फलक भी इसी तरीके से डिजाइन होते हैं कि जब दूसरे फलक पर आए तो यहां पर भी जो प्रकाश किरण आपतित हो रहा है वो भी क्या होगा, क्रांतिक कोण से ज्यादा। इस वजह से ये प्रकाश किरण क्या होगा, यहां से फिर से क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ऐसा पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये बार बार होते रहेगा, ऐसे बहुत बार होता है। उसके बाद क्या होता है, यहां से वो प्रकाश किरण निकल जाता है। तो बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की वजह से ऐसा लगता है कि इसके अंदर में लाइट है करके। यहां से लाइट यहां जा रहे हैं, यहां से फिर घूम रहे हैं, तो अंदर में हमको क्या लगता है कि लाइट है, और यही लाइट हमको बाहर से आ रही है, तो लगता है कि ये हम चमक रहा है करके, पर वास्तव में इसका रीजन क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ये क्वेश्चन भी पूछता है हीरे की चमक का कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये समझ में आया। अगला वाला देखो, जो हमने कहा मरीचिका, मृग तृष्णा। यहाँ पे क्या होता है, देखो जब गर्मी के दिनों में अगर देखें रेगिस्तान में, तो रेगिस्तान में जो निचला वाला हिस्सा होता है वो गर्म होगा, रेत बहुत गर्म होगा गर्मी के दिनों में। तो रेत अगर गर्म हो जाएगा तो गर्म होने की वजह से उसका जो ऊपर का सरफेस होगा, यानी जो जमीन का थोड़ा बहुत दूर का सरफेस होगा, वो हमेशा क्या होगा, गर्म होगा। तो हवा क्या हो जाएगा, गर्म। गर्म होने की वजह से एक ऐसा माध्यम हो जाएगा विरल, यानी नीचे का जो माध्यम होता है वो कैसा होगा, विरल। और जैसे जैसे ऊपर उड़ते जाएंगे तो गर्मी थोड़ी सी कम होने लगेगी, तो गर्मी कम होने लगने से ऊपर का माध्यम क्या हो जाएगा, ठंडा। ठंडा होने का मतलब है वो क्या हो जाएगा, सघन होने लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं, मान लो यहाँ पर कोई आदमी है, ठीक है, ये आदमी यहाँ से इधर देख रहा है। यहाँ पर मान लो कोई पेड़ है, कोई वस्तु किसी को कब दिखाई देता है, परावर्तन होकर के दिखाई दे, अपवर्तन होकर के, यानी किसी वस्तु से चल करके जाने वाली प्रकाश किरण या तो परावर्तित होकर के तुमको दिखाई दे, या फिर वो अपवर्तित होकर के तुमको दिखाई दे, तभी वो तुमको दिखाई देने लगेगा तुम्हारी आंखों पर पड़े तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहां से चलकर आने वाली प्रकाश किरण देखते हैं। जब यहाँ पे देखिए ऊपर का माध्यम कैसा, सघन, तो जब इस सघन माध्यम से आ रहा है और ये विरल माध्यम में, तो क्या होगा, वो विरल माध्यम में जाएगा तो ये क्या होगा, अभिलंब से दूर हटते जा रहे हैं, ये दूर हटते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं, विरल माध्यम क्या होना है, बढ़ते जा रहे हैं, तो बढ़ते जा रहे हैं, फिर उसके बाद क्या होगा, ये फिर से उससे दूर हटते जा रहे हैं। एक कंडीशन ऐसा आ जाता है यहाँ पर कि ये जो आपतन कोण है, ठीक है, यहाँ पर ये जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। तो जब ज्यादा हो जाएगा तो यहां पर प्रकाश किरण ये अपवर्तित होने की वजह, ये क्या हो जाएगा, अपवर्तित होने की वजह ये क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, उसी दिशा में इधर चला जाता है। तो इधर चला जाएगा तो ये प्रकाश किरण इसके आंखों पर पहुंचा, तो इस आदमी को क्या लगेगा, इस आदमी को लगेगा ये प्रकाश किरण ऐसे आ रहे हैं, तो इसको जब मैं पीछे बढ़ाऊंगा तो प्रकाश किरण कहां पर जाकर के मिला,
इस पॉइंट पर। तो इस आदमी को तो लगेगा ना कि ये प्रकाश किरण यहां से आ रहा है करके, तो इसको ये आभास होगा कि ये जो इमेज है ये इसको इस जगह पर दिखाई देगा, यहां से आ रहा है करके। क्लियर है? इसलिए उसको आभास होता है कि यहां पर मतलब क्या हो गया, नीचे तरफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पेड़ है इसके नीचे में, तो ये पानी में जैसे छाया दिखता है, ऊपर होता है उसका छाया पानी के अंदर, तो इसको ऐसे आभास होता है कि यहाँ पर क्या है, कुछ तालाब है करके, और उसकी तरफ जाता है। जब जाता है तो पता चलता है वहां पे कुछ नहीं है। तो ये भी इसका रीजन क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका जस्ट उल्टा है समुद्र में। समुद्र में कैसे होता है, देखो समुद्र में बात करें तो जो ये समुद्र का नीचे वाला हिस्सा होता है ये ठंडा होता है, यहां तक ये वाला हिस्सा, पानी वाला हिस्सा, ठंड के दिनों में अगर देखें तो ये हिस्सा क्या होगा आपका, ठंडा, ठंडा होने की वजह से क्या होगा आपका सघन हो जाएगा, और जैसे से ऊपर जाएंगे ये इधर वाला क्या होगा, वो विरल माध्यम होगा, विरल माध्यम। अब देखो यहां पर क्या है, हमारे पास कोई बोट है, कोई सीप आ रहा है सोचो, और हम यहां से दूर से देख रहे हैं, तो इस सीप से आने वाली प्रकाश किरणें कैसे होंगी, देखो ये प्रकाश किरण जब इधर जा रहा होगा तो क्या होगा, वो पहले अपवर्तन होगा, यहां से क्या होगा विरल में जा रहा अपवर्तन होगा, इससे दूर जाएगा, फिर अपवर्तन होगा, दूर होगा, ऐसे अपवर्तित अपवर्तित होते हुए गया। एक कंडीशन ऐसा आ गया कि यहां पर ये जो आपतन कोण हो गया वो क्या हो गया, क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया। उस स्थिति में ये प्रकाश किरण जो है इधर जाने के बजाय वो क्या हो गया, परावर्तित हो गया, परावर्तित होकर के इसकी आंखों पर पहुंचा। तो इस आदमी को क्या लगा, ये प्रकाश किरण यहां से तो नहीं दिख रहा है, तो ये जब इधर देख रहा है तो प्रकाश किरण ऐसे आ रहे हैं, तो ऐसे आ रहे हैं, तो इसको क्या लगा कि ये प्रकाश किरण जो है यहां से इधर कहीं से आ रहा है करके, इसलिए उसको इस शिप का, इस जहाज का इसके ऊपर में भ्रम लगेगा कि ऊपर में, तो देखने से उसको लगेगा कि जहाज कैसे उल्टा ऊपर में है, हवा में कैसे जहाज है करके, ऐसा उसको आभास होता है। और वास्तव में ऐसा नहीं होता है, किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। तो इस तरीके से हमने देखा कि पूर्ण दैनिक जीवन में भी बहुत सारी घटनाएं हैं जहां पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन का फायदा क्या है, ठीक है, देखो एक चीज हमेशा नोट करना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की ऊर्जा में कोई भी हानि नहीं होती है, ठीक है। अब अगर हानि नहीं होती है तो इसका फायदा क्या है, देखो नोट करना इसको, क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR बोलते हैं इसको। इस कंडीशन में, इस स्थिति में क्या होता है, प्रकाश की जो ऊर्जा होती है, प्रकाश की ऊर्जा हानि वो न्यूनतम होती है, न्यूनतम, या इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं, नहीं होती है। अगर प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है, मतलब हानि, मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना, तो प्रकाश क्या होता है, उसका कुछ हिस्सा परावर्तित होगा, कुछ अवशोषित होगा, कुछ चला जाएगा, तो इससे ऊर्जा में हानि होती है। लेकिन जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो जितना प्रकाश एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाने वाला, तो सारा का सारा प्रकाश क्या होगा, उसी माध्यम में लौट आता है। तो लौट आने से ऊर्जा में कोई हानि नहीं हुआ, जितना प्रकाश जा रहा था वही लौट आया, ठीक है। तो ऊर्जा में नहीं, हानि नहीं हुआ, तो इसी का बहुत बड़ा फायदा है। अगर ऊर्जा में हानि नहीं हो रहा है तो मैं उस प्रकाश को बहुत लंबी दूरी तक भेज सकता हूं कि नहीं भेज सकता, बिल्कुल भेज सकते हैं। अगर मैं किसी सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदल दूं और उसको मैं लंबी दूरी तक भेजना चाहूं इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन करते करते, तो प्रकाश किरण क्या होगा, लंबी दूरी तक ट्रेवल करेगा बिना ऊर्जा में हानि हुई। जो भी सिग्नल होगा उसमें लॉस, बिना लॉस के वो दूर तक जाएगा। और इसी पर आधारित है हमारा ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु बोलने से इतना इंपॉर्टेंट है इंटरनेट के लिए, हम जितना भी इंटरनेट चलता है वो किसकी वजह से चलता है, प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। यानी जो एक देश से दूसरे देश में इंटरनेट को बिछाया जाता है ग्लोबली, वो किसकी मदद से बिछाया जाता है, प्रकाशिक तंतु की मदद से बिछाया जाता है। फिर उसको क्या करते हैं, एक देश में लाने के बाद उसको लोकल ब्रॉडबैंड के माध्यम से घरों तक पहुंचाया जाता है। इसको हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे डिटेल में कि कैसे प्रकाश सिग्नल को हम लंबी दूरी तक मतलब प्रकाशिक तंतु की मदद से भेजते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यही, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में कभी भी ऊर्जा लॉस नहीं होती है, तो ऊर्जा को बिना खर्च किए हम लंबी दूरी तक भेजते हैं। इसके लिए हमने वो बनाया ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशिक तंतु, इस प्रकार से होता है। क्लियर है। समुद्र हमने यूट्यूब वगैरह में भी देखोगे, समुद्र में तार, बहुत सारे तार बिछे होते हैं, वही होता है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। उसके बाद आते हैं पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म हमने देखा तीन दो त्रिभुजाकार और तीन आयताकार भुजाओं से एक माध्यम होता है,
ठीक है, इस तरीके का होता है प्रिज्म, आपने देखा होगा। पर इसमें खास बात क्या है, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म जो होता है इसका एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है और बाकी दो जो होते हैं वो 45 के होते हैं। ठीक है, 45। ऐसे प्रिज्म को हम कहते हैं पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। तो इसका क्या फायदा है, नाम से स्पष्ट है पूर्ण परावर्तक, यानी इस प्रिज्म में जब प्रकाश किरणें आपतित होती हैं तो अपवर्तित होने की वजह क्या होता है, पूर्ण आंतरिक उसका परावर्तन होता है। और यहां पर हम इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के माध्यम से उस प्रकाश किरण को अलग अलग दिशा में बदल सकते हैं, कभी उल्टा कर सकते हैं, कभी सीधा कर सकते हैं। और इसी के माध्यम से हम लोग बहुत सारे उपकरण बनाते हैं, जैसे कि पेरिस्कोप, यानी जो सबमरीन वगैरह होते हैं वो समुद्र के नीचे में होंगे, तो नीचे से ऊपर में कैसे देखेंगे, कोई मतलब डकैत आ रहा है या कोई दूसरा जहाज उन पर अटैक करने के लिए आ रहा है, एक तो होगा रडार सिस्टम, दूसरा वो देखना चाहें तो उसके लिए क्या करेंगे, पेरिस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या होता है अगले वीडियो में हम लोग उसको चर्चा करेंगे डिटेल में। ठीक है, और क्या क्या इस्तेमाल होता है इस पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का, पेरिस्कोप हो गया, जो प्रोजेक्टर लालटेन होता है, जो बायनाकुलर होता है, जो द्विनेत्री बोलते हैं, उसमें भी इमेज को देखने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे उसकी मदद से इमेज बनता है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए हम लोग क्या समझे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ा, क्रांतिक कोण क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें हमने देखा, क्रांतिक कोण किन चीजों पे डिपेंड करता है ये हमने सीखा। उसके बाद क्या देखा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हमने देखा, इसकी दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है, ये कैसे काम, इसकी मदद से कैसे हम लोग बाकी चीजें बनाया गया। इस जितने भी हमने एक टॉपिक और उससे हम लोग 5 मुख्य छोटा छोटा टॉपिक बनाए, और ये सारे के सारे टॉपिक बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। क्लियर है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए थैंक यू।